मधु अभी यही सोच रही थी कि ये रानी कौन है कि दीपा मेम साहब ने आवाज़ दी। मधु बोली, जी मेम साहब, आपने बुलाया? दीपा ने कहा, हाँ मधु, ये रानी है और अब से ये यहीं रहेगी। इसको वो स्टोर रूम दिखा दो। मधु बोली, जी। दीपा ने कहा, जाओ रानी, मधु तुम्हें दिखा देगी और तुम अपना सामान वहीं रख लो। आज से उसी में तुम्हें रहना है, ठीक है? रानी बोली, ठीक बा मालकिन। मधु आगे आगे चल रही थी और रानी उसके पीछे पीछे। वो सारी चीज़ों को बड़ी गौर से देख रही थी, जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। रानी पतली दुबली सांवली रंग की थी, उम्र में भी 16-17 साल की लग रही थी। मधु ने रानी से पूछा, रानी तुम कहाँ से आई हो? मेरा मतलब कि तुम्हारा घर कहाँ है? रानी ने कहा, हमारा घर गांव में है। मालकिन ने हमारे बाबा से कहकर हमको बुलवाया है। मधु बोली, अच्छा, यहाँ क्या करने आई हो? रानी ने कहा, वो हम काम करने आए हैं। मालकिन ने हमको, उनका बेटा है ना, उसी की देखभाल करने के लिए गांव से बुलवाई है। मधु का शक सही निकला, पर मेम साहब ने मुझसे कुछ कहा नहीं। क्या रानी को मेरी जगह मेम साहब ने रख लिया है? रानी ने पूछा, आप कौन हो? मधु ने कहा, मैं यहाँ की मेड हूँ। रानी बोली, मेड वो का होत है? मधु ने कहा, जो काम तुम करने आई हो वही काम मैं भी करती हूँ। रानी ने कहा, अच्छा, तो तुम भी नौकरानी हो? मधु बोली, हाँ, मैं भी नौकरानी हूँ। रानी बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मधु। रानी बोली, ये बड़े लोगों के कितने ठाठ होते हैं, कितना बड़ा घर गाड़ी, और बताओ, इन लोगों तो बच्चा पालन खातिर भी नौकरानी। और हंसने लगी। हमारे गांव में तो 5-5 ऐसन ही पल जात है। मधु बोली, ऐसा नहीं बोलते, समझी? मेम साहब ने सुन लिया तो गुस्सा होगी। रानी बोली, अच्छा, चुप। हंसते हुए उसने अपने मुंह पर उंगली रख ली। मधु बोली, ये स्टोर है, तुम अपना सामान यहाँ रख दो, आज से तुम इसी में रहना। रानी बोली, बाप रे, ये तो अच्छा रूम है, फिर इको स्टोर रूम काहे बोलत है? मधु बोली, ये रूम स्टोर के लिए ही बना है, पर अभी खाली था, अब तुम इसमें रहना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? रानी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। मधु जैसे वापस मुड़ी, उसे फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दी। मधु, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, बात कर लो, हम चलते हैं। मधु किचन में अपना काम करने लगी। तभी मेम साहब ने आवाज़ दी तो मधु थोड़ा सा चिंतित हो गई। क्यों उसे बुला रही है? कहीं नौकरी से तो? मधु बोली, जी मेम साहब, बोलिए। दीपा ने कहा, देखो मधु, तुम रानी को सारे काम अच्छे से समझा दो ताकि वो यहाँ एडजस्ट हो जाए। मधु बोली, ठीक है मेम साहब। दीपा बोली, और हाँ, आज से तुम सिर्फ किचन देखना, ठीक है? बाकी प्रिंस के जितने भी काम हैं वो रानी देखेगी और थोड़े बहुत किचन का काम भी कर लेगी। तुम अकेले सब करती हो, इसलिए रानी को बुलवाया है, अब जाओ। मधु बोली, जी मेम साहब। मधु शाम को जब वापस घर आने के लिए निकली तो नीलू ताई उसे रास्ते में मिल गई और वो उसे सेठ के पास लेकर गई। नीलू ताई बोली, लक्ष्मी सेठ नमस्ते। सेठ बोला, नमस्ते नीलू ताई, और बड़े दिनों के बाद आई हो, बताओ क्या दिखाऊं? नीलू ताई बोली, अरे नहीं नहीं सेठ जी, कुछ लेने नहीं आई हूँ। ये मेरी पड़ोसन मधु है, इसे पैसों की ज़रूरत है, आप कुछ बंदोबस्त कर देते तो बड़ा उपकार होता। ये थोड़ा थोड़ा करके पैसा चुकता कर देगी, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। सेठ बोला, ठीक है नीलू ताई, अब तुम हमारी पुरानी ग्राहक हो तो भला मना कैसे कर सकता हूँ। कितने पैसे चाहिए? मधु बोली, जी 50,000 रुपये। सेठ ने बोला, बदले में कुछ, मेरा मतलब घर के कागज या गहना वगैरह? नीलू ताई बोली, वो सेठ कुछ भी गिरवी रखने वाला नहीं है, वो मेरे भरोसे पर मैं ले आई हूँ। सेठ कुछ सोचते हुए, रुको अभी आता हूँ।
कुछ देर के बाद सेठ बोला, ये लो पूरे 25,000 रुपये गिन लो। मधु बोली, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा सकूँ। सेठ बोला, अब इस पैसे की जिम्मेदारी ताई की है, मैं तो इनके कहने पर ही दे रहा हूँ। नीलू ताई बोली, भरोसा रखो सेठ जी, नीलू ताई की ज़बान खाली नहीं जाएगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। मधु बोली, ताई आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? आपने तो पल भर में मेरी मुश्किल को आसान कर दिया। नीलू ताई बोली, अब ऐसा बोल के तू मुझे पराया कर रही है। मैं कौन होती हूँ कुछ भी करने वाली? ये सब तो उसका किया है, हम तो बस एक जरिया बन सकते हैं, बाकी सब बप्पा की मेहरबानी है। अच्छा सुन, अब पैसे देके उस बला से छुटकारा पा। और तेरी मेम साहब का क्या हाल है? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं अभी तक? मधु बोली, नहीं कुछ कहा नहीं, पर एक लड़की आई है किसी गांव से, वो प्रिंस बाबा की देखभाल करने के लिए। अब से उनका सारा काम वही करेगी। नीलू ताई बोली, पर वो तो तुझसे काफ़ी घुल मिल गया था और अब तो थोड़ा बड़ा भी हो गया है। मधु बोली, हाँ मेम साहब तो उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं दे पाती हैं। हर चीज़, खाने पीने, उनके कपड़े, सबका ध्यान तो मैं अभी तक रखती आई हूँ, लेकिन अब उस लड़की को लेकर आई हैं उनकी देखभाल करने के लिए। नीलू ताई बोली, चल छोड़, इन कोठी वालों के 1000 नखरे होते हैं, तू ज़्यादा दिल पर ना ले और अपनी पिंकी की परवाह कर। उन्होंने पिंकी को प्यार से दुलारते हुए बोली। मधु बोली, सही कहती हो ताई, मेरी ज़िंदगी तो मेरी पिंकी ही है। दूसरे दिन मधु ने बब्बन को फ़ोन किया। हेलो कौन? मधु बोली, मैं मधु बोल रही हूँ। बब्बन हंसते हुए, बोलिए भाभी जी, आज बड़ी सुबह सुबह, तो बताओ क्या फ़ैसला किया? मधु ने कहा, घर के कागज़ मुझे लौटा दो और पैसे लेते जाओ। गब्बन बोला, पैसे का बंदोबस्त हो गया? मधु बोली, हाँ आज शाम को घर आना, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। बब्बन बोला, ठीक है, जैसी इच्छा, पहुंच जाएंगे। और मधु ने फ़ोन काट दिया। जब मधु काम करने पहुंची तो देखा कि रानी सोफे पर दोनों टांगे फैलाकर सो रही थी। मधु बोली, रानी रानी। रानी हड़बड़ाकर, जी मालकिन, अरे तुम कब आई? मधु बोली, अभी, पर तुम यहाँ क्यों सो रही हो? रानी बोली, वो मालकिन चली गई और हमका नींद आई रही थी तो ईमा बैठ गए धम से, सो ई गद्दे पे गिरे तो मज़ा ही आ गवा, बस सोए रहे। दीदी ई गद्दा में तो सोए के बड़ी मज़ा आवा। मधु बोली, रानी अगर तुम्हें मेम साहब ने देखा तो बहुत गुस्सा होगी, चलो उठो यहाँ से। और इतना कहकर मधु अपना काम करने किचन में चली गई। दोपहर में मेम साहब और प्रिंस बाबा वापस आए तो उस समय मधु भी पिंकी को लेकर वापस आई तो देखा प्रिंस बाबा शोर कर रहे थे कि मम्मा ये कौन है, इसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता और इसने मेरे कपड़े भी ख़राब कर दिए, इसे फ़ौरन यहाँ से जाने के लिए कहिए। पिंकी बोली, माँ ये प्रिंस को क्या हुआ? मधु बोली, कुछ भी नहीं, तू ये खा, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर मधु प्रिंस के कमरे के बाहर पहुँची तो मेम साहब की आवाज़ सुनाई दी, प्रिंस ये क्या मैनर है? रानी तुम बाहर जाओ। बेटा मधु आंटी हमेशा के लिए नहीं हैं और ये रानी अब यहीं रहेगी, अभी नई है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। अच्छा मैं अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट शेक भिजवाती हूँ, ठीक है? प्रिंस बोला, ओके मम्मा। मधु ये सुनकर थोड़ा दुखी हो गई। तभी मेम साहब बाहर निकली तो मधु को देखकर, सुनो मधु, प्रिंस के लिए उसका शेक बनाकर दे दो, पर हाँ रानी के हाथ भिजवा देना। मधु बोली, जी मेम साहब। मधु शेक बनाते हुए रानी से, रानी तुम भी देखो मैं कैसे ये सब बनाती हूँ, प्रिंस बाबा को खाने में क्या पसंद है सब सीख लो, वो धीरे धीरे तुमसे घुल मिल जाएंगे। मैं भी जब आई थी
तो वो ऐसे ही थे, लेकिन आज अगर मैं एक दिन ना आऊँ तो पूछते हैं। रानी को शेक देकर भेज दिया और बाकी के काम निपटा कर मधु जल्दी घर गई, क्योंकि आज बब्बन को पैसे देकर अपना घर वापस जो लेना था। शाम को वो इधर उधर टहल रही थी कि अभी तक बब्बन आया क्यों नहीं। घड़ी में देखा तो 7 बजने वाले थे। उसने बब्बन को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मधु की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मधु ने ना जाने कितनी बार फ़ोन मिलाया, पर हर बार नंबर बंद बता रहा था। वो काफ़ी परेशान हो गई कि आखिर ये फ़ोन बंद क्यों आ रहा है। आखिर में थक कर उसने फ़ोन रख दिया। पिंकी बोली, माँ क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? मधु बोली, कुछ नहीं, चल खाना खा ले और फिर मैं तुझे सुला दूँ। सुबह जल्दी उठना है, स्कूल भी तो जाना है। पिंकी के सोने के बाद मधु ने फिर फ़ोन मिलाया। उसे चैन नहीं था। वो जल्द से जल्द उसके पैसे लौटाकर अपना घर वापस पाना चाहती थी। इस बार फ़ोन उठाकर उधर से बब्बन भाई की आवाज़ आई। हेलो। आवाज़ में कुछ घबराहट सी थी। मधु बोली, हाँ मैं मधु बोल रही हूँ। आज तुमने आने का बोला था। शाम को फ़ोन भी किया पर फ़ोन उठा नहीं। बब्बन बोला, हाँ वो इधर कुछ लफड़ा हो गया था। अभी मैं कहीं बाहर हूँ। वो कल किसी को भेजता हूँ, उधर वो पैसा ले लेगा। मेरा आदमी आ जाएगा। मधु बोली, और वो घर के कागज़? बब्बन बोला, हाँ हाँ वो भी उसी के हाथ भिजवा दूंगा, तुम फिक्र ना करो। बब्बन काम गलत करता है पर साफ सुथरा करता है। ठीक है, रखता हूँ। मधु बोली, कल पक्का भेज दोगे ना? गब्बन बोला, अरे क्या बात करता है भाभी जी, मैंने बोला ना कल तो पहुँच जाएगा, समझी। अब फ़ोन रखता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन मधु की बेचैनी ख़त्म नहीं हुई। उसे उस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार था जब उसे उसका घर वापस मिल जाए। दूसरे रोज़ वो अपने काम पर गई, रोज़ की तरह काम किया और वापस आ गई। घर आकर उसने बब्बन को जैसे ही फ़ोन मिलाया, तभी किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी खड़ा था। मधु बोली, आप कौन? वो बोला, मेरे को बब्बन भाई ने भेजा है ये तुमको देने के लिए, और पैसे। मधु ने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। वो अंदर गई। उसने घर के कागज़ों को आंखों से लगाया और फिर उस आदमी को पैसे दे दिए। तभी बब्बन भाई का फ़ोन आ गया। भाभी जी, आपके घर मेरा आदमी पहुंचा कि नहीं? मधु बोली, हाँ पहुंच गया, मैंने पैसे दे दिए हैं। बब्बन बोला, चलो ठीक है, रखता हूँ। मधु ने उन कागज़ों को देखा और सोचने लगी कि भाऊ जब उसे ताने मारता था तो इस घर का भी रौब दिखाता था। आज मैंने उसका यह एहसान भी चुका दिया। मधु बहुत खुश थी कि वो इस मुसीबत से बाहर आ गई। मधु की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिंकी बोली, माँ तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? मधु बोली, नहीं पगली, ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। पिंकी बोली, अच्छा माँ, ये खुशी के आंसू क्या होते हैं? मधु ने कहा, तू और तेरे सवाल। अरे मेरी रानी बेटी, जब हम कोई चीज़ पा जाते हैं तो उस खुशी से जो आंखों में आंसू आ जाते हैं उसे खुशी के आंसू कहते हैं, समझी? पिंकी बोली, जैसे मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट मिल जाती है वैसे। मधु हंसते हुए, हाँ बिल्कुल सही कहा मेरी गुड़िया ने, चल कल पक्का आइसक्रीम खाएंगे। पिंकी, वाओ बड़ा मज़ा आएगा। मधु बहुत खुश थी कि आज बहुत दिनों के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई है। मधु सुबह उठी और पिंकी को स्कूल छोड़ने के बाद काम पर गई तो देखा रानी सोफे पर बैठकर सेब खा रही है। उसने देखा लेकिन बिना कुछ बोले अपना काम करने लगी। दोपहर में जब प्रिंस बाबा स्कूल से वापस आ गए तो रानी ने मधु से कहा, वो मधु दीदी प्रिंस बाबा के लिए खाना निकाल दें और खिला भी दें। वो हमसे तो तनिक भी ना डरते, बल्कि वो तो हमको बैड बैड बोलते हैं। मधु बोली, रानी अब तुम भी कुछ काम करना सीखो, उनको कैसे बहलाना है आखिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम उनसे प्यार से बोला करो, वो तो बहुत अच्छे हैं, सबकी इज्जत करते हैं। रानी बोली,
हाँ वो का है, हम सीख रहे हैं, अभी तो आए हैं और धीरे धीरे सभी कुछ सीख जावेंगे। मधु कुछ बोली नहीं और खाना लेकर प्रिंस के कमरे में गई और उसे खिलाने लगी। प्रिंस उससे अपने स्कूल की बातें भी कर रहा था। तभी दीपा मेम साहब ने उसे देख लिया और रानी को आवाज़ दी, रानी, रानी, अरे कहाँ हो? रानी बोली, हाँ मालकिन। दीपा बोली, तुम खाना क्यों नहीं खिला रही प्रिंस को? आखिर तुम करती क्या हो? रानी झट से बोली, ओ का है ना मालकिन, हम किचन में खाना लेने गए तो वो मधु दीदी बोली कि हम खिला देंगे, तुम किचन देखो। दीपा बोली, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। जब वो मधु वापस आई तो दीपा ने उसे बुलाया, मधु देखो, तुम्हें मैंने कहा था कि रानी को उसके काम में मदद करो, उसे सिखाओ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम खुद ही सारी चीज़ों पर हावी होना चाहती हो। मधु बोली, क्या हुआ मेम साहब, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दीपा बोली, देखो मधु, मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें अच्छी तरह पता है, बस रानी को यहाँ रुकना है, अगर वो तुम्हारी वजह से जाती है तो ये ठीक नहीं होगा। मधु ये सुनकर वापस आ गई और आकर रानी से पूछा, रानी तुम अपने काम खुद करना सीखो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है तो सीखना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। रानी मुंह बनाते हुए, हाँ दीदी, हमसे कौन गलती हो गई? मधु बोली, नहीं चलो, आज मैं तुम्हें प्रिंस बाबा का फेवरेट पिज़्ज़ा बनाना सिखाती हूँ। तभी रानी का फ़ोन बजने लगा। रानी बोली, दीदी लागत है, बाबा का फ़ोन है, तनिक बात करके आवत है। मधु बोली, ठीक है। एक दिन जब मधु काम करने पहुंची तो दीपा मेम साहब रानी से पूछ रही थी, रानी क्या तुमने मेरी वो ड्रेस देखी है जो मैंने कल निकाली थी? रानी ने कहा, नहीं मालकिन, आजकल चूहा बहुत हो गए हैं, कहीं वो तो नहीं ले गए? दीपा मैम हंसते हुए, क्या रानी तुम भी कितनी फनी हो। मोहन, उफ दीपा, रिलैक्स, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा, अब चलो देर हो रही है। और फिर मेम साहब और मालिक चले गए। मधु ने पूछा, ये क्या कह रही थी मेम साहब, क्या कुछ गायब हो गया है? और तुम कह रही थी चूहे घर में, पर मुझे तो अभी तक नहीं दिखे। रानी ने कहा, वो रात में आवत होंगे ना, कुछ नहीं, वो मेम साहब का कोई ड्रेस नहीं मिल रहा। रानी का यही सब चलता रहता और धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। एक रोज़ दीपा मेम साहब मार्केट से आई तो उन्होंने मधु को बताया कि उसकी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं शाम को जब दीपा मेम साहब अपनी सहेलियों से अपनी ज्वेलरी दिखा रही थी कि तभी रानी नाश्ता लेकर अंदर गई। दीपा बोली, ये देखो अर्पिता, ये मैंने कल ही खरीदी है, बिल्कुल नई डिजाइन है। अर्पिता बोली, हाँ यार, ये तो काफ़ी सुंदर है। तभी जयंती ने कहा, अरे भाई, दीपा की चॉइस हमेशा A1 होती है, अब मोहन भाई साहब को ही देख लो। और इतना कहकर सभी हंसने लगीं। तभी दीपा ने देखा कि रानी अभी वहीं खड़ी थी। दीपा बोली, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ मधु से बोलो कि 3 कप कॉफ़ी बना दे। रानी बोली, जी मालकिन। रानी ने मधु से कहा, दीदी 3 कप कॉफ़ी बना दी, मालकिन ने कहा है। मधु बोली, ठीक है। और वो कॉफ़ी बना रही थी कि तभी रानी ने कहा, भगवान भी तकदीर बनावे तो मालकिन जैसी न। मधु बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? रानी ने कहा, अरे दीदी, इतना सुंदर चैन मालकिन के पास है, आंखें फटी रह जावें देखकर। मधु बोली, रानी तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, समझी? अगर मालकिन को पता चल गया तो वो नाराज़ होंगी, समझी तुम? लेकिन शायद रानी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी जिसकी भनक किसी को नहीं थी। आज मधु जब वापस घर आई तो उसके दिमाग में रानी की हरकतें चल रही थीं। उसे पता नहीं क्यों रानी के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मधु ने सोचा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये रानी ठीक नहीं है। इससे पहले तो घर की कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होती थी, पता नहीं जब से रानी आई है अक्सर ही घर की चीज़ें गायब हो जाती हैं।
आज भी तो रानी कैसे मेम साहब के गहने को लालची निगाहों से देख रही थी, लेकिन मैं मेम साहब को अगर बताऊंगी तो वो मुझे ही गलत समझेंगी। खैर छोड़ो, जो भी हो, मुझे रानी पर निगाह रखनी होगी। दूसरे दिन जब वो काम पर गई तो देखा कि कोई आदमी बाहर रानी से मिलने आया था। रानी बोली, अरे राजा, आवा अंदर, ये हमार मालकिन का घर बा। दीपा ने पूछा, रानी ये कौन है? रानी बोली, ये हमार भाई है, गाँव से आइबा, अब ट्रेन लेट हो गई तो हमसे मिले आएगा। दीपा बोली, ओहो, अच्छा ठीक है, चाय पानी पिलाओ अपने भाई को। रानी बोली, चला आवा, हम अपन कमरा दिखाई। ए मधु दीदी, 2 कप चाय बना के हमार कमरा में भिजवा देई, चला। इधर मधु किचन में बड़बड़ाते हुए, ये रानी तो सच में रानी नाम की तरह है, नौकरानी कम चौधराइन ज़्यादा, देखो कैसे ऑर्डर कर रही है। खैर अभी छोटी है, थोड़ा दिमाग कम है। और मधु चाय बनाने लगी। इधर रानी अपने आशिक से, ए राजा, अब हमार मन तुम्हारे बिना नहीं लागत है। राजा बोला, अरे रानी, तो कौन कहत है कि जिंदगी भर यहाँ रहे, जल्दी से लंबा हाथ मार और हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाएं। राजा बोला, अच्छा ई कौन थी? रानी बोली, कौन? अच्छा ऊ मधु नाम है ओका, नौकरानी है ई घर की और हमरे पहले से यहाँ काम करत बा। तभी मधु अंदर आ गई तो वो दोनों हड़बड़ाकर सीधे बैठ गए। मधु बोली, ये लो रानी चाय। रानी बोली, बहुत बहुत धन्यवाद मधु दीदी, और खाने में भी का पका है? वो का है ना कि राजा आज खाना खा के जाई। मधु बोली, ठीक है, मैं राजा का हिस्सा भी बना दूंगी। मधु जाने लगी तो उसे रानी की बात सुनाई दी। राजा बोला, अरे ये मधु तो बड़ी सीधी मालूम पड़ती है। रानी बोली, ये सिर्फ देखन में सीधी है नहीं, समझ लो हमार सीधा राजा। और छोड़ो ओको, अपन बात करो। मधु रानी की बात सुनकर अंदर ही अंदर आहत हो गई, लेकिन उसे तो अब इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई थी। शायद ये सारी बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। राजा बोला, अच्छा इतने दिनों से यहाँ पर है, ये तो बता कि का हाथ मारा। रानी बोली, बहुत कुछ, अब इतने बड़े लोगन के पास बहुत बा, धीरे धीरे बहुत सामान। उसने आंख दबाते हुए कहा। उसने तमाम चीज़ें राजा के बैग में डाल दी। ये तू ले जा अपने साथ। राजा बोला, अरे वाह रानी, इतना कुछ तू तो। रानी बड़ा हाथ, चुप, धीरे से। रानी बोली, बस एक बार वो मैडम जी का नया जेवर उड़ाई ली, फिर यहाँ से फुर। मधु चुपचाप आकर किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक उसे पिंकी की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़ती हुई गई तो देखा कि पिंकी गिर गई थी और उसके सर से खून निकल रहा था। उसने उसे उठाया और रानी को बताकर पिंकी को लेकर अस्पताल चली गई। इधर जब दीपा मेम साहब आई तो रानी ने कहा, मेम साहब खाना लगाई का? दीपा बोली, मधु कहाँ है? रानी ने कहा, वो मधु दीदी के पिंकी को थोड़न सी चोट लग गई तो उसे लेकर अस्पताल चली गई। अब मेम साहब वो तो ज़्यादातर अपनी बेटी पिंकी में ही लागन रहत है। इधर पिंकी बहुत रो रही थी। उसने सोचा कि मेम साहब को फ़ोन करके बता देती हूँ कि वो घर जा रही है। मधु बोली, दीपा मेम साहब, वो पिंकी खेल रही थी तो वो गिर गई तो उसे चोट लग गई है। दीपा ने रूखे अंदाज में, तो क्या हुआ? मधु बोली, मेम साहब वो मान नहीं रही है, रोई जा रही है। मैं क्या सोच रही थी कि घर चली जाऊं। दीपा बोली, तो फिर जाओ, वैसे भी तुम्हारा मन काम में आजकल बिल्कुल नहीं है। मधु बोली, मेम साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कहेंगी तो मैं वापस आ जाती हूँ। दीपा ने कहा, नहीं नहीं, इतना एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, यहाँ रानी है ना, संभाल लेगी। इधर रानी ने सोचा कि चलो, मधु भी नहीं है
और मेम साहब भी अभी चली जाएगी तो वो हाथ साफ कर लेगी। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी दीपा मेम साहब कमरे से निकली नहीं। रानी इधर उधर टहल रही थी कि आज तो मौका मिला नहीं, लेकिन उसकी नज़र दीपा की उसी चैन पर थी। इधर मधु दीपा मेम साहब की बातों से काफ़ी दुखी हो गई थी कि उन्हें अब पिंकी की भी फिक्र नहीं है। उन्होंने उसकी चोट के बारे में कुछ नहीं पूछा। अब मैं भी ज़्यादा ही उम्मीद बांधने लगी थी। मधु जब काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसका मन कुछ अजीब सा हो रहा था, जैसे कोई अनहोनी घटने वाली है। फिर भी काम पर तो जाना ही था, सो वो चली गई। जब मधु काम पर गई तो देखा कि मेम साहब घर पर नहीं थी और फिर मधु अपने काम में लग गई थी कि तभी वो कुछ काम से स्टोर रूम की तरफ गई तो उसे रानी की आवाज़ सुनाई दी। रानी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। रानी कह रही थी, अरे हाँ हो जाई, आज पक्का हो जाई, विश्वास कर हमार राजा। मधु बोली, रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानी हड़बड़ाकर, अच्छा अच्छा अब रखत है बाबूजी। रानी ने कहा, अरे दीदी तुम वो बाबूजी से बात कुछ काम है। मधु बोली, नहीं मेम साहब नहीं है क्या? रानी ने कहा, हाँ वो कहीं गई हैं साहब के साथ। मधु बोली, ठीक है मैं अभी आती हूँ, पिंकी को लेने जा रही हूँ। मधु को रानी की हरकतें कुछ अजीब लग रही थी। रानी ही बोली, ठीक है दीदी। रानी को मौका मिल गया कि वो अब अपना काम कर लेगी। कुछ देर के बाद जब मधु वापस आई तो मेम साहब आ गई थी और कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। मधु बोली, मेम साहब आपके लिए कुछ बना दूँ और रात को खाने में क्या बनाऊँ? दीपा ने कहा, हाँ एक कप ब्लैक कॉफ़ी बना दो, और रात में हम कहीं बाहर जा रहे हैं इसलिए आज डिनर मत बनाना, तुम लोग अपना बना लेना। मधु ने कहा, ठीक है मेम साहब। कुछ देर के बाद मेम साहब तैयार हो रही थी कि तभी उन्होंने अपना ड्रॉर खोला तो उसमें उनका नया चैन नहीं था। तभी मोहन भी आ गए। मोहन बोले, दीपा जल्दी करो, अभी तुम तैयार नहीं हुई, हम लेट हो जाएंगे। दीपा ने कहा, आपको लेट हो रहा है, मेरा वो नया चैन नहीं मिल रहा, मैंने यहीं ड्रॉर में रखा था। मोहन बोला, दीपा यहीं कहीं होगा, ध्यान से देखो, हो सकता है तुमने कहीं और रखा हो और तुम्हें याद ना रहा हो। दीपा बोली, नहीं मोहन, मुझे प्रॉपर याद है कि मैंने उसे यहीं पर रखा था, अभी मिल नहीं रहा और ये पहली बार नहीं हो रहा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैंने कितने मन से लिया था, आज के फंक्शन में पहनने के लिए सारा मूड ही ऑफ हो गया। मोहन बोला, तो तुम्हें किस पर शक है? दीपा बोली, पता नहीं, पर है तो कोई इसी घर का। दीपा जोर जोर से आवाज़ देने लगी, रानी रानी, मधु मधु। जी मेम साहब, दोनों ने एक साथ बोला। दीपा बोली, तुम लोगों को पता है कि मेरी वो गोल्ड की चैन कहाँ गई? रानी बोली, नहीं मालकिन, हमका कुछ नहीं पता, भगवान कसम। दीपा मधु की तरफ देखते हुए, मधु तुम्हें भी कुछ पता नहीं, बोलो। मधु बोली, नहीं मेम साहब, मैं तो आपके कमरे में आई भी नहीं। दीपा बोली, अभी पता चल जाएगा। दीपा ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहा, सुनो महेश, रानी का सामान और मधु के पास जो भी है उसकी तलाशी ले लो। मेरा गोल्ड का चेन गायब हो गया है, अगर नहीं मिलता तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। महेश बोला, ओके मेम साहब, चलो रानी तुम्हारे कमरे की तलाशी लेता हूँ। रानी बोली, मालकिन हमारा सामान वो काहे, हम चोरी नहीं किए हैं। दीपा बोली, अच्छा किसी ने तो लिया है। महेश, पहले मधु के कमरे की तलाशी ही ले लो। मोहन बोला, ठीक है, मैं कमरे में फिर से चेक कर लेता हूँ। दीपा बोली, ठीक है, आप भी तसल्ली कर लें, मैंने कई बार देखा है। दीपा बोली, चलो मधु, क्या तुम्हें कोई एक्सक्यूज़ देना है? मधु बोली, जी मेम साहब चलिए। रानी अपने माथे से पसीने को हाथों से पोंछे जा रही थी और सभी लोग कमरे में पहुंच गए। महेश ने मधु के सामान की थैली चेक की, तभी रानी ने पिंकी का बैग देखा और उसने झट से चैन उसमें डाल दी
उसने सोचा कि बैग चेक होगा तो मधु फंस जाएगी और उस पर कोई शक नहीं करेगा। महेश बोला, मेम साहब मैंने चेक कर लिया है, इसमें कुछ भी नहीं मिला। महेश बोला, रानी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चलो तुम्हारे कमरे की भी तलाशी ले लेते हैं। रानी बोली, वो मालकिन ये बैग। दीपा बोली, अरे ये तो पिंकी का बैग है, रहने दो। दीपा की बात सुनकर मधु को थोड़ी राहत मिली कि अभी भी दीपा मेम साहब को मेरी पिंकी की फिक्र है। रानी परेशान हो गई कि अगर महेश ने कमरे की तलाशी ले ली तो वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि वहाँ और भी चीज़ें थीं जो इससे पहले रानी ने चुराई थी। तभी दीपा महेश से, पिंकी का बैग भी एक बार चेक कर लो, कोई शक बाकी ना रहे। मधु ने सोचा कि जब उसने कुछ किया ही नहीं तो डर कैसा। उसने बैग महेश की तरफ बढ़ाया और महेश ने जैसे ही बैग को पलटा, पिंकी की किताबों के साथ ही जमीन पर गिरी चैन भी चमक उठी। मधु तो हक्का बक्का हो गई, ये सब कैसे हुआ? दीपा बोली, मधु ये क्या है? तुमने हमारे किए का ये फ़ायदा उठाया और इसमें अपनी बेटी को भी शामिल कर लिया। मधु बोली, नहीं नहीं मेम साहब, ये चैन पिंकी के बैग में कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी पिंकी की कसम खाकर कहती हूँ। दीपा बोली, शट अप, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसका खाती हो उसी में छेद करती हो। मैंने तुम्हें कितना मान सम्मान दिया और तुमने उसका ये सिला दिया। नैना सच कहती थी कि तुम लोग ऐसे ही होते हैं, नाली के कीड़े हो। अरे अपनी बेटी का तो सोचा होता कि उसे भी चोर बनाना है। मधु बोली, मेम साहब आप मेरी बेटी को बीच में मत लाइए, उसके ऊपर इतना गलत असर होगा। दीपा बोली, अच्छा और तुमने इतनी घटिया हरकत की है तब तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया? बोलो। मधु ने कहा, मेम साहब मैंने ये नहीं किया है, आप मेरा भरोसा करें। दीपा बोली, भरोसा और तुम पर? अच्छा हुआ जो तुमने ये हरकत कर दी, वरना आगे तुम क्या कर सकती थी? मोहन पुलिस को फ़ोन करिए। मोहन बोला, दीपा पुलिस को? दीपा बोली, हाँ और क्या, ऐसे लोगों को छोड़ना ठीक नहीं। मोहन बोला, दीपा जाने दो, उसकी बच्ची भी, उसका तो सोचो। दीपा बोली, व्हाट नॉनसेंस मोहन, मैं ये क्यों सोचूं? ये इसे सोचना चाहिए था। और तुम छोड़ो, मैं ही कॉल कर देती हूँ। पुलिस आती है और मधु को ले जाती है। रानी मन ही मन, मुझे माफ़ कर देना दीदी, अगर तुम्हें ना फंसाती तो खुद फंस जाती। और एक शातिर मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। मधु गिड़गिड़ाती रही लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। मधु जेल में बंद थी और पिंकी को भी वहीं रखा गया था। मधु रो रो कर, भगवान कितनी परीक्षा लेगा मेरी, अब मेरी पिंकी का क्या होगा? तू तो जानता है कि मैंने ये नहीं किया, फिर मुझे सज़ा क्यों? मधु को पिंकी की रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने कांस्टेबल से कहा, सुनिए मुझे मेरी बेटी से मिलने दीजिए। महिला कांस्टेबल बोली, चुप बैठ, बड़ी आई बेटी वाली, जब चोरी की तो नहीं सोचा कि एक बेटी भी है? अरे तुम लोगों को यही धंधा है, अब चुप होके बैठ जा। मधु बैठकर बस रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी कि तभी अचानक उसे नीलू ताई की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा तो सामने नीलू ताई थी। मधु बोली, ताई ताई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। नीलू ताई बोली, मधु मुझे पता है कि तू चोर नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ तुझे बाहर निकालने की, तू चिंता मत कर। मधु बोली, पिंकी कहाँ है? नीलू ताई ने कहा, तू पिंकी की फिक्र मत कर, जब तक तू यहाँ है वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? तू बिल्कुल परेशान ना हो, तेरी ताई तेरे साथ है। कुछ देर के बाद मोहन पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने मधु की जमानत करा दी। महिला कांस्टेबल बोली, ए चलो तुम्हारी जमानत हो गई। जब मधु बाहर आई तो देखा कि मोहन साहब खड़े हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो और यहाँ क्यों। तभी नीलू ताई ने उसे गले से लगाया और बोली, तेरे साहब ने तेरी जमानत करवाई है। मधु बोली,
क्या? लेकिन तभी मोहन ने कहा, मधु, मुझे मालूम नहीं कि वो चैन तुम्हारे पास कैसे आई, लेकिन तुम्हारी एक छोटी बच्ची है और तुम अकेले देखने वाली, उसकी ज़िंदगी खराब ना हो इसलिए मैंने तुम्हें रिहा करवाया है। अब हो सके तो तुम यहाँ से चली जाओ।